हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल का वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू आप सारे लोगों को। मेरा पहला वीडियो था और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे। इतने सारे सब्सक्रिप्शन और इतना सारा लाइक्स, सारा कुछ, थैंक यू उसके लिए। और आप यकीन करें, इन सब चीज़ों से बड़ी एनर्जी मिलती है और लगता है कि और बेहतर काम करूं और मेहनत करूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे एक एनर्जी मिलती है जैसे आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, तो इसको कंटिन्यू किए रहें। और अच्छा लगा मुझे आप लोगों का रिस्पांस, थैंक यू। तो आज हम मिनरल न्यूट्रिशन के दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, कल तक हम लोगों ने माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें जान ली थी, कुछ बेनिफिशियल भी जान लिया था। आज हम उन इसेंशियल एलिमेंट्स के कुछ डिटेल फंक्शन के बारे में जानेंगे, कौन क्या करता है। और आप जाने, आज की क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आज का ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पार्ट है एनसीईआरटी का, इसको पढ़ना आप पसंद नहीं करते, बड़ी बोरिंग सा लगता है कि सर क्या हो रहा है इसमें, कैसे वो। और आप यकीन करें, बड़े इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपके दिमाग पे कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। बस आपको थोड़ा सा एनालिटिकल होना है, बात समझ रहे हैं ना। एनालिटिकल होना है मतलब खुद से थोड़ा सोचना है। यार एक वर्ड में बोलूं, थोड़ा आत्मनिर्भर हो जाना है, अपने दिमाग के सहारे रहना है। और ये पूरा का पूरा मैं आपको याद करा जाऊंगा, ठीक है ना। तो आज हम रोल देखेंगे इसेंशियल का, कि प्लांट्स में किसका क्या फंक्शन है डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन के बारे में, एब्जॉर्ब होता है नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, और नाइट्राइट और अमोनियम आयन, इनके फॉर्म में भी थोड़ा थोड़ा। तो पहली तो छोटी सी बात यही कि नाइट्रेट के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा मेनली, और नाइट्राइट और अमोनियम के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होगा। बात दिमाग में रहेगा आपके। अगली चीज, अब नाइट्रोजन के बाद बात आई, तो आप अब आपको याद नहीं करना, कुछ भी किताब नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा सोचना है कि नाइट्रोजन, यार नाइट्रोजन तो एमिनो एसिड का पार्ट होता है। बोलो, नाइट्रोजन एमिनो एसिड का पार्ट होता है। तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि अच्छा अच्छा, अगर एमिनो एसिड का पार्ट है तो प्रोटीन भी बनाएगा। बोलो, प्रोटीन भी बनाएगा, इसका मतलब प्रोटीन की जरूरत जहां जहां, नाइट्रोजन वहां वहां। समझ में आ गई बात। तो प्रोटीन बनाने में, ठीक है, एंजाइम बनाने में, विटामिन बनाने में, हार्मोन बनाने में। फिर से याद नहीं कर रहे हैं आप, याद नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग में पहले से बातें हैं, आपको बस सोच के निकालना है। क्या नाइट्रोजन तो एमिनो एसिड का पार्ट है, इसका मतलब प्रोटीन का पार्ट होगा, और प्रोटीन ही तो एंजाइम, विटामिन और हार्मोन बनाती हैं। तो इसका मतलब कि प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और हार्मोन, तो ये सारा भी बनाने में नाइट्रोजन का रोल हो गया। बोलो, एक बात और, आपने मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। अरे यार, याद है ना, शुगर से नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड बनाने में भी नाइट्रोजन का रोल आ गया। तो देखो, फंक्शन अपने आप क्लियर हो रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमिनो एसिड बनाने में, प्रोटीन बनाने में, एंजाइम बनाने में, विटामिन बनाने में, हार्मोन बनाने में, ठीक है, और डीएनए और आरएनए बनाने में। यार इतना सारा कुछ बनाने में इसका रोल है। और पीछे पढ़ी क्या है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का भी पार्ट होता है ये। तो इतना सारा अगर इसका रोल है, इतना सब कुछ बना रहा है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट है, तो क्या हम एक लाइन बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए। बोलो, नाइट्रोजन, किसी भी प्लांट को सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए, दिमाग में रहेगा। तो फिर एक बार नाइट्रोजन की बात, और बस इतनी सी बात ही नाइट्रोजन के बारे में आपको पढ़नी है। नाइट्रोजन के बारे में अगर कोई पूछे तो बोलिएगा नाइट्रेट
के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, नाइट्राइट और अमोनियम के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होगा, मतलब मिनिमम अमाउंट। उसके बाद आपसे कोई बोले तो तुरंत बोलिएगा, याद नहीं करना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, बस आपको अपने दिमाग पे जोर डालना कि यार अमीनो एसिड का पार्ट है, इसका मतलब प्रोटीन बनाएगा, इसका मतलब नाइट्रोजनस बेस वाला पार्ट आ गया तो ये बना लेगा न्यूक्लियोसाइड, मतलब न्यूक्लिक एसिड का पार्ट हो गया, विटामिन बनाएगा, हार्मोन बनाएगा। और जब इतना सब कुछ कर ही रहा है तो एक लाइन इसके लिए बोल देते हैं कि ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए किसी भी प्लांट सेल को या प्लांट को, तो नाइट्रोजन की नीड होती है ग्रेटेस्ट अमाउंट में। और ये सारी बातें तो 3-4 पॉइंट बस आपको याद रखना है, याद रह जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद दूसरा आ गया हमारे पास फास्फोरस, ठीक है। अब फास्फोरस की अगर मैं बात करूं, देखिएगा, फास्फोरस की मैं बात करूं तो ये 2 फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं इसका किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, बस वही बात ये यहां पे पूछी जाएगी। तो ये फास्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, HPO4-2 और H2PO4-1, ठीक है। HPO4-2 और H2PO4-1 के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा, ये याद रखना है आपको। फास्फोरस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब इसके बाद तुरंत आ जाइए, आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं पढ़ना, फिर से वही बात मैं बताऊंगा, फिर अपने दिमाग पे जोर डालिए कि यार फास्फोरस हमने कहाँ पढ़ा था, तो हम जस्ट पीछे पढ़े हैं फास्फोरस के बारे में कि यार फास्फोरस तो फास्फोराइलेशन रिएक्शन में रोल प्ले कर रहा था, मतलब एटीपी बनाने में, तो आपको तुरंत समझ में आया कि यार एटीपी बनाने में इसका रोल है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग था। कल के वीडियो में मैंने बताया था, पिछली वीडियो में, कि ये एटीपी बनाने में, तो फास्फोरस एटीपी बनाने में, बोलो। उसके बाद दूसरा इसका रोल हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर मैं बात करूं, आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड पढ़ा होगा, तो फास्फोलिपिड में ये आता है फास्फोरस, यहां पे जुड़ता है फास्फोलिपिड में, तो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट हो गया। तो देखिए एटीपी बनाने में, सेल मेम्ब्रेन बनाने में, मतलब फास्फोलिपिड के फॉर्म में, फास्फोलिपिड के फॉर्म में। और एक बात और आपको यहां पे दिमाग में रखनी है फास्फोरस कि ये क्या क्या हो गया, एक और कोएंजाइम, जैसे एनएडीपी आपने पढ़ा होगा ना एनएडीपी, तो एनएडीपी यहां पे भी देखें, अरे ये वाला आपने सुना होगा एनएडीपी, तो यहां पे भी फास्फोरस यूज हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि फास्फोरस कहां कहां यूज होता है, एटीपी बनाने में यूज होगा, सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज होगा, कोएंजाइम एनएडीपी को भी ये प्रोड्यूस करता है, उसका भी पार्ट होता है। और एक और चीज तुरंत आपके दिमाग में आए कि सर न्यूक्लियोटाइड, जब न्यूक्लियोसाइड बन जाता था तो फॉस्फेट आके जुड़ता था तो न्यूक्लियोटाइड बनता था, मतलब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड भी बनाता है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। बोलिए, क्या कुछ भी याद करना पड़ा आपको? नहीं ना। ये खास बात है इसकी, जैसे किताब से पढ़ने पे ना बिल्कुल बोर कर देता है ये पार्ट, लेकिन यकीन करें आज मैं आपको ये पूरा लर्न करा जाऊंगा और यहीं से आपको पूरा तैयार भी हो जाएगा। तो 2 चीजें आज मैंने बताई, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 1 मिनट में लूंगा, पूरा रिवाइज करा दूं। नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्राइट और अमोनियम आयन के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मैंने बोल दिया एमिनो एसिड का पार्ट होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है ये नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद मैंने बोल दिया कि ये प्रोटीन बनाता है, मतलब एंजाइम, हार्मोन, विटामिन बनाएगा, ये न्यूक्लिक एसिड भी बनाता है। और जब इतना कुछ हो गया तो बोल देते हैं कि नाइट्रोजन ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए किसी प्लांट को, ठीक है। उसके बाद जितनी भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं सब के सब एक्सक्लूसिव हैं, तो आप कोई भी पॉइंट स्किप ना करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद फास्फोरस पे आ गए हम। फास्फोरस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, HPO4-2 और H2PO4-1। देखिएगा यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ये पूछा जा चुका है और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना भी है, ध्यान से। एटीपी बनाने में यूज होगा, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, फास्फोलिपिड के फॉर्म में आपने पढ़ा ही होगा,
फास्फोलिपिड के फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन। एनएडीपी आपने सुना है, आपने पढ़ा भी है फोटोसिंथेसिस में एनएडीपी, तो ये एनएडीपी बनाने में भी इसका रोल है। और फिर फॉस्फेट आके जुड़ता है तभी न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड का पार्ट हो गया। तो आपको मैंने बता दिया फास्फोरस की बात, ठीक है। अब एनसीईआरटी में इसके बाद क्या दिया है, नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद तीसरे नंबर पे दिया है पोटेशियम। आसान है, पोटेशियम के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो आइए पोटेशियम की बात कर लें। पोटेशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, K+, ठीक है। और पहले से हम लोग पढ़ के आए हैं कि पोटेशियम, यार तुरंत दिमाग में आएगा कि पोटेशियम सर तो टर्जिडिटी के लिए है। बोलो, कल हमने पढ़ा था ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो देखो इसका रोल आपको पता चल जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। टर्जिडिटी ऑफ सेल को कंट्रोल करता है, टर्जिडिटी ऑफ सेल। कैटायन एनायन बैलेंस को, कैटायन एनायन बैलेंस। तीन चीजें हो गई, क्या क्या मैंने बोल दिया कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, टर्जिडिटी ऑफ सेल और कैटायन एनायन बैलेंस के फॉर्म में आ गया। इतनी सी बात रहेगी दिमाग में। आप चीजों को अगर चाहें तो एनसीईआरटी में मार्क भी करते रहे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इतनी सी बात आपको पोटेशियम में दिमाग में रखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, टर्जिडिटी ऑफ सेल और कैटायन एनायन बैलेंस रहेगा दिमाग में, ठीक। अगली चीज, पोटेशियम के बाद एनसीईआरटी में अगला जो है वो है कैल्शियम, और बड़ा इंपॉर्टेंट यार, ठीक है ना, कैल्शियम। अच्छा हाँ, पोटेशियम के बारे में एक बात मैं बताना भूल गया। पोटेशियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, पोटेशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, K+ के, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, टर्जिडिटी ऑफ सेल, कैटायन एनायन बैलेंस और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को चाहिए। इतनी सी बात पोटेशियम में। देखो ना कितना आसानी से, भले 8-8 लाइन 10-10 लाइन दिया हो एनसीईआरटी में, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है। हमारा काम बस इतना है कि नीट के क्वेश्चन निकल जाए और हमारे मार्क 330+ आ जाए, ठीक है ना। तो आसान करके पढ़ें चीजों को, बस इसी तरीके से मिनिमाइज करते हैं और खुद से सोचा करें, कभी भी किताब के सहारे ना बैठें, आसान करके चीजों को पढ़ने की कोशिश करें, याद आ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन वाला मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि आपको पहले से सारी चीजें पता थी कि अमीनो एसिड का पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है, अरे हार्मोन बनाया गया है जब प्रोटीन है तो, और एंजाइम जितने भी होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, इसका मतलब एंजाइम भी बनाएगा, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है तो सारा पार्ट। तो ये सारी चीजें ऐसे ही एनालाइज करने की कोशिश करिए। पोटेशियम के बाद अगला आ जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम +2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, कैल्शियम +2 के फॉर्म में। अब अगली चीज, कैल्शियम की मैं बात करूं तो जो मैंने कैल्शियम बोला तुरंत आपको दिमाग में आया कि सर कैल्शियम तो मिडिल लैमिला का पार्ट होता है, कैल्शियम पेक्टेट सुना होगा आपने, मिडिल लैमिला बनाने में। और मिडिल लैमिला कब बनती है, जब सेल डिवाइड कर रही होती है। बोलो ना, सेल जब डिवाइड कर रही होती है तभी तो मिडिल लैमिला बनता है। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में। तो वहां पे साइटोकाइनेसिस जब होता है तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे मिडिल लैमिला बन रहा होता है, और मिडिल लैमिला के अगल बगल सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो देखो इस कैल्शियम का रोल क्या क्या है मिडिल लैमिला बनाने में, मिडिल लैमिला बनाने में, सेल वॉल फॉर्मेशन में, ठीक है, मिडिल लैमिला बनाने में और सेल वॉल फॉर्मेशन में। अब एक बात और आपके दिमाग में आया कि सर मिडिल लैमिला और सेल वॉल तो वहीं बनेंगे जहां सेल नया नया डिवाइड कर रहा होगा। बोलो यार, जहां सेल नया नया डिवाइड कर रहा होगा, बिल्कुल तुरंत नई सेल बनी होगी, उसी को जरूरत होगी नया सेल वॉल बनाने का। बोलो ना, कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत सेल वॉल बनता है, तभी तो दो सेल अलग अलग बनते हैं।
तो सेल वॉल बनाने की जरूरत बिल्कुल नए सेल को, इसका मतलब कैल्शियम की जरूरत ग्रेटेस्ट अमाउंट में वहां चाहिए जहां पे न्यू सेल बन रहे हो, न्यू सेल। और न्यू सेल कौन बनाता है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल या मेरिस्टेमेटिक पार्ट, मेरिस्टेमेटिक पार्ट। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक पार्ट कौन हो गया? जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं सेल, उनको मेरिस्टेम का पार्ट हम बोल देते हैं। जैसे कि रूट टिप, शूट टिप, बर्ड्स, ये सारी चीजें रहेगा दिमाग में। तो देखो मैंने बता दिया पोटेशियम, मैंने बता दिया आपको कैल्शियम, ठीक है। पोटेशियम के प्लस के फॉर्म में, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, टर्जिडिटी ऑफ सेल, कैटायन एनायन बैलेंस, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को चाहिए कैल्शियम +2, मिडिल लैमेला, सेल वॉल फॉर्मेशन, न्यू सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल और मेरिस्टेमेटिक पार्ट। अब यहां पे आपको दिमाग में एक बात रखनी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, अगर इन दोनों में से पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा चाहिए पोटेशियम, ठीक है। और असर सबसे ज्यादा कैल्शियम का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? कैल्शियम का। अमाउंट में कौन ज्यादा चाहिए? पोटेशियम। बोलो यार बड़ी माइन्यूट सी बात है, बताओ। पोटेशियम चाहिए ज्यादा, असर इसका ज्यादा रहेगा ना दिमाग में। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने बता दी, नाइट्रोजन बताया, फास्फोरस बता दिया, पोटेशियम बता दिया और अभी अभी कैल्शियम बता दिया। अगला, यार मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत चीजें एब्जॉर्ब हो रही होंगी, याद हो रही होंगी ना। चलिए कोई बात नहीं, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनते रहिए, चीजें रिवाइज हो जाएंगी। और जितनी बातें मैं बोल रहा हूं आप ट्रस्ट करें मेरे ऊपर, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाना है, ठीक है। डिजीज भी मैं लूंगा, जो बाहर से क्वेश्चन आते हैं वो डिजीज भी मैं आपको बता जाऊंगा। अब आ जाइए मैग्नीशियम की मैं बात करूं। मैग्नीशियम, जो मैंने मैग्नीशियम बोला आपने बोला कि मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं एंजाइम के एक्टिवेटर होते हैं। बोलो याद आ रहा कुछ वो वाली बात जब हमने पढ़ा था उस दिन कि मैग्नीशियम तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के कुछ एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा था, याद आ रहा? फटाफट बता जाओ, जल्दी बोलो यार। 2 एंजाइम थे, एक रूबिस्को और दूसरा पेप्केज। तो ये रूबिस्को और पेप्केज, ठीक है, रूबिस्को और पेप्केज। मैग्नीशियम का और भी काम आपको बता दूं, मैग्नीशियम क्या करता है? क्लोरोफिल रिंग का पार्ट होता है। किसका पार्ट? क्लोरोफिल रिंग का, मतलब क्लोरोफिल बनाने में भी इसका रोल होता है, क्लोरोफिल रिंग का पार्ट होता है। और मैग्नीशियम का अगला आपने पढ़ा होगा, राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर और एक लार्जर सब यूनिट। इन दोनों को जोड़ता है, मतलब बाइंडिंग यूनिट होती है, 2 यूनिट को ये यूनाइट करता है, बाइंडिंग यूनिट होती है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बाइंडिंग यूनिट इन राइबोसोम, राइबोसोम। अब आप बताइए, आसानी से लर्न हो रही है ना चीजें? कितना कुछ किताबों में दिया हुआ है, कितना कुछ पढ़ना है, लेकिन हमारा तो काम इतने से चल जाना है ना। तो हम क्या करें, किताब पूरा पढ़ के, ठीक है, इससे काम चल जाएगा। Mg+2 के फॉर्म में आ रहा है, रूबिस्को पेप्केज क्लोरोफिल रिंग के फॉर्मेशन में, और Mg जो होता है वो बाइंडिंग यूनिट इन राइबोसोम रहेगा दिमाग में। अगला हम बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बहुत कम कम पॉइंट हैं, और जिसमें आधा तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये दोनों पॉइंट मैंने पहले के वीडियो में बताया था, ये दोनों आज नया मैंने बता दिया, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद अगला आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सल्फर। अगला सल्फर। मैग्नीशियम के बाद अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। किस फॉर्म में? सल्फेट के फॉर्म में, SO4-2, ठीक है ना, SO4। अब आपको तुरंत सल्फर आपने सुना, बचपन से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, बताओ बताओ जल्दी बताओ, कौन कौन से? सिस्टीन और मिथ्योनिन।
ये देखो सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, ठीक है, ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, ठीक है। अब एक बात और आपको पता चला कि सर सल्फर का तो और भी रोल होता है सिस्टीन और मिथ्योनिन बनाने में, जैसे ये कुछ विटामिन का पार्ट होता है, विटामिन थियामिन, अरे B1 आपने पढ़ा होगा वो वाला, और एक बायोटीन, थायमिन और बायोटीन, और कुछ ये पार्ट होता है कोएंजाइम का, जैसे कोएंजाइम ए का पार्ट होता है, और ये होगा किसका पार्ट, फेरेडॉक्सिन का, किसका, फेरेडॉक्सिन, समझ में आ गई बात। तो ये कोएंजाइम ए का पार्ट और फेरेडॉक्सिन का पार्ट रहेगा दिमाग में। चलिए एक बात और, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में भी काम करता है, और कौन कौन सा हो गया, सिस्टीन मिथ्योनिन, और ये ऑयल फॉर्मेशन इन ऑयल क्रॉप, जैसे मस्टर्ड, ठीक है। तो सल्फर की बात अगर की जाए तो सल्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, सिस्टीन और मिथ्योनिन, ये आपको पहले से पता है। विटामिन वाला याद करना है, थायमिन और बायोटीन, ठीक है, याद कर लीजिए, यहां से नीचे आपको बस एक बार पढ़ना है, विटामिन, थायमिन और बायोटीन, कोएंजाइम ए फेरिडॉक्सिन का पार्ट होगा, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करेगा, ऑयल फॉर्मेशन इन ऑयल क्रॉप और मस्टर्ड, ठीक है। इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, रह जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, सल्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, एमिनो एसिड सिस्टीन और मिथ्योनिन का पार्ट होगा, थायमिन और बायोटीन विटामिन बनाने में, कोएंजाइम ए और फेरिडॉक्सिन का पार्ट होगा, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, ऑयल फॉर्मेशन इन ऑयल क्रॉप और मस्टर्ड, जैसे कि ऑयल क्रॉप मस्टर्ड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये मैंने एडिशनल जोड़ दी हैं 2 पॉइंट्स, बाकी सब आपके एनसीईआरटी का है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन और ऑयल फॉर्मेशन इन ऑयल क्रॉप, याद रखिएगा, ये ऑयल फॉर्मेशन वाला आपके एम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, रहेगा दिमाग में। तो ये हो गया सल्फर। सल्फर के बाद अगला आयरन, दोस्तों बिल्कुल घबराना नहीं है ना, टाइम बहुत है, ठीक है ना, टाइम बहुत है, आराम से 15 जून तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, 15 जून तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो जो चैप्टर्स आप लोग बता रहे हैं, और उसके बाद आप बताइएगा, रिवाइज एक बार और कर लिया जाएगा, जैसे कि और सारी बातें, जितने भी और चैप्टर या छोटे छोटे जो भी डाउट्स हैं आप हमें मैसेज कर देंगे, कमेंट्स कर देंगे, और उन सब पे मैं वीडियो बना बना के छोटा छोटा बता जाऊंगा। जैसे जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि सर ईटीएस बता जाओ, तो तुरंत ईटीएस पे एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। आपने बताया कि सर प्रोटीन सिंथेसिस बता जाओ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम रहती है मैं बता रहा हूँ, प्लांट किंगडम में प्रॉब्लम है तो आप बताइए, धड़ाधड़ वीडियो बनाया जाएगा, और बिल्कुल आप एनसीईआरटी उठा लें, चीज़ों को, जो बाहर की चीज़ें हैं मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको डालता रहूँगा, जिनसे आपके बाहर के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और नॉर्मली ये सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम आयरन की, ठीक है। आयरन Fe+3, बेटा गजब की बात बताने जा रहा हूँ, देखिएगा, +3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, बहुत सारी किताबों में +2 में दिया हुआ है, हमें नहीं मानना है, एनसीईआरटी क्या कह रही है बस वही सुनना है, +3 के फॉर्म में, तो आयरन +3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। अब अगली चीज, आयरन +3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ, ये आयरन आपको कल मैंने बताया था कि ये एक्टिवेटर होता है एक एंजाइम का, किसका, जिसका नाम है कैटालेज, कल मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कैटालेज, ठीक है, वो एक्टिवेट करता है ये आयरन, और क्या करता है, ये फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम का पार्ट होता है, फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम का पार्ट होगा। तो फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम का अगर पार्ट है, तो फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बोलो ना,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर की तरीके से काम करते हैं और फिर आगे पास कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम को, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे और फिर आगे की तरफ भेज देते हैं। तो ये फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में रोल प्ले करते हैं। तो आयरन +3 कैटालेज, फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के फॉर्म में। अब एक चीज और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद मैंने बताया, ये फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है तो एक जगह से रिसीव करना है, दूसरी जगह भेजना है। मतलब यहां पे Fe+2 से Fe+3 में ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये कन्वर्ट होता रहता है। तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा +2 से +3 के फॉर्म में, रहेगा दिमाग में। +2 से +3 के फॉर्म में ये ऑक्सीडाइज होता रहता है। तो आयरन Fe+3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, कैटालेज को एक्टिवेट करता है एंजाइम को। फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में रोल प्ले करते हैं, उनका ये पार्ट होता है। आयरन बनाता है फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम को, और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो Fe+2 से Fe+3 में जा रहा होता है। दिमाग में रहेगा। एक और आपको बात, वो भी मैं पहले बता चुका हूं कि आयरन होता तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है लेकिन चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनमें कंपैरेटिवली आयरन सबसे ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये, माइक्रोन्यूट्रिएंट, लेकिन चाहिए बहुत ज्यादा, रहेगा दिमाग में इतनी सी बात ना। बस 3-3 4-4 लाइन आपको बता रहा हूं, क्या ही मुश्किल है यार, बोलो कर लोगे ना, ठीक है। तो इतनी सी बात। आयरन के बाद अगला जो था वो था मैग्नीज, Mn, आपकी एनसीईआरटी में। आ जाइए Mn की बात करूं। मैग्नीज थोड़ा बहुत तो आपने सुन रखा होगा, Mn+2 के फॉर्म में, बोलो। अच्छा, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन अगर पूछ दे इसका, एनसीईआरटी की लाइन ही मैं बोल रहा हूं। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो Mn का काम ये Mn+2 के फॉर्म में। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता कब है? ये फोटोसिस्टम सेकंड में, ठीक है ना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोसिस्टम सेकंड में। अब यही मैं आपको बता जाऊं, ये जो Mn है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कराएगा, लेकिन अकेले नहीं कराता, इसके साथ क्लोरीन भी आ जाता है। तो हम जब बाद में क्लोरीन पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखिएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आएगा। और जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है तो यहां से O2 इवॉल्व होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। तो रहेगा दिमाग में इतनी सी बात। बस Mn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। बेस्ट डिफाइंड इसका फंक्शन क्या होगा बता चाओ? वाटर स्प्लिटिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सेकंड, मतलब फोटोसिस्टम सेकंड, ठीक है ना। और यहीं से ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगा। तो ये सब मैग्नीज का काम हो गया। उसके बाद मैग्नीज का एक और काम, अगर मैं मतलब ये थोड़ा सा मैं बाहर से बता जा रहा हूँ, एनसीईआरटी के बाहर। ये प्रीवियस ईयर्स के जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां से आएगा। इससे एक डिजीज होती है ग्रे स्पॉट ऑफ ओट, ग्रे स्पॉट ऑफ ओट। यहाँ पे लीफ पे स्पॉटिंग आने लगती है ग्रे कलर की, ठीक है ना। लीफ पे ग्रे कलर की स्पॉटिंग आने लगती है। तो Mn+2 स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, O2 इवॉल्व, PS सेकंड, ग्रे स्पॉट ऑफ ओट, ठीक है। Mn के बाद अगला हम बात करें जिंक की। Zn+2 जिंक। आसान है जिंक, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपको जिंक याद आ रहा होगा, कुछ एंजाइम का एक्टिवेटर होता है, बताया था मैंने पहले वाली क्लास में। तो वही मैं फिर से बता जा रहा हूं कि आपको नया एक एक दो दो पॉइंट बता रहा हूं, बाकी सब पीछे हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो थोड़ा सा बस दिमाग पे जोर डालिए, याद करिए, थोड़ा सोचने स्टार्ट करिए कि जिंक, अरे हाँ जिंक तो सर ने बताया था कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और कार्बोक्सिलेज का सिंथेसिस करता है। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और कार्बोक्सिलेज, ठीक है, कार्बोक्सिलेज का सिंथेसिस करेगा। जिंक का एक और काम आपको बता जाऊं, जिंक का एक और काम आपको बता जाऊं। एक तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो गया, कार्बोक्सिलेज, और ये ऑक्सीजन के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन सिंथेसिस,
ठीक है ना, ऑक्सीजन सिंथेसिस। और एनसीईआरटी के अगर बाहर चला जाऊं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में चला जाऊं, तो आपको इससे दो बीमारियां और पूछी गई हैं, एक खैरा डिजीज और एक लिटिल लिप डिजीज। तो खैरा डिजीज ये आप नोट कर लेंगे एनसीईआरटी में ही, खैरा डिजीज और लिटिल लिप डिजीज, लिटिल लिप, ठीक है ना। तो दो डिजीज मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, खैरा डिजीज, लिटिल लिप डिजीज। बाकी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर होता है, कार्बोक्सिलेज का एक्टिवेटर होता है, ऑक्सीजन सिंथेसिस करता है। तो जिंक के बारे में इतनी सारी बातें दिमाग में रख लेंगे आप लोग। तो देखिए मैंने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ठीक है ना, आयरन, ये सारा मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने जिंक बता दिया, और जिंक में बस इतनी सी बात, Zn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करेगा, ऑक्सीजन सिंथेसिस, खैरा डिजीज और लिटिल लिप डिजीज, ठीक है। आ जाओ जिंक। जिंक के बाद अगर एनसीईआरटी में मैं अगली बात करूं तो कॉपर की बात करूंगा, ठीक है। कॉपर, और कॉपर में आपने पढ़ा होगा, कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर, कॉपर यहां पे Cu+2 के फॉर्म में, Cu+2 के फॉर्म में होगा एब्जॉर्ब। और ये कॉपर सॉरी, जब आप फोटो सिस्टम पढ़ रहे होंगे, जब आप फोटो सिस्टम पढ़ रहे होंगे और जेड स्कीम पढ़िएगा, फोटो सिस्टम पढ़ेंगे जब, फोटोसिंथेसिस हालांकि मैं बताऊंगा तो उस टाइम पे आपको बताऊंगा ये। तो जब आप फोटो सिस्टम पढ़ रहे होंगे और ईटीएस जब आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, ईटीएस जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप फोटो सिस्टम पढ़ रहे होंगे, तो दोनों जगह मैं आपको बताऊं, आप पढ़ेंगे, एक फोटो सिस्टम जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे प्लास्टोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट बोला जाता है इसको, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। तो प्लास्टोसाइनिन ये भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, और साइटोक्रोम A3 आपने ईटीएस में पढ़ा होगा, तो ये आपने फोटो सिस्टम में पढ़ा होगा। प्लास्टोसाइनिन ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, रिसीव किया, ट्रांसफर किया, रिसीव किया, ट्रांसफर किया। प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम A3 का भी काम आपने ये ईटीएस में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। तो इन दोनों का काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे भी Cu+1 Cu+2 में चेंज होता है, मतलब यहां पे भी आयरन की तरीके से ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रहेगा दिमाग में। एक बात और कॉपर के बारे में कि ये विटामिन सी के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके, विटामिन सी के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और दो बीमारियां आपको और पढ़ लेनी है जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं कॉपर में। तो कॉपर में पहले तो ये चीजें आप दिमाग में रखिएगा कि कॉपर जो होता है +2 के फॉर्म में, और ये प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम A3 का पार्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आएगा समझिएगा वहां ऑक्सीडेशन होगा, तो Cu+1 से Cu+2 में, और विटामिन सी बनाएगा ये, ठीक है। अगली चीज, यहां पे दो बीमारियां मैं बता दे रहा हूं, एक एक्जेंथीमा और एक रिक्लेमेशन डिजीज। बीमारियां एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है लेकिन पूछा जरूर जाता है, तो इस वजह से आप एनसीईआरटी में ही मार्क कर दें, नोट कर लें कहीं पे अगर कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा मिलता जा रहा है। तो कॉपर मैंने बता दिया, कॉपर +2 के फॉर्म में, प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में कॉपर +1 ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर +2 में, विटामिन सी का फॉर्मेशन करेगा कॉपर, एक्जेंथीमा, रिक्लेमेशन डिजीज, ये दो बीमारियां हो जाएंगी, एक्जेंथीमा और रिक्लेमेशन, रहेगा दिमाग में इतनी सी बात, ठीक है। थोड़ा फास्ट में करा रहा हूँ, करना भी है क्योंकि बहुत कम कम पॉइंट में बता रहा हूँ, तो आपको जल्दी जल्दी कर लेना, और आपके पास वीडियो रहेगा ही, जब मन करे तब एक बार जल्दी से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ठीक। अभी बहुत सारे चैप्टर भी हैं यार, नंबर हम लोगों को 330 से ज़्यादा पाना है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा, और वैसे भी ये रिवीजन का है। चलिए अगली बात, कॉपर के बाद अगला आ जाता है बोरॉन, और देखिएगा जरा, जो मैंने लिखा बोरॉन, यही मैं रेड कलर के पेन से लिख दूंगा MI, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोरॉन पे थोड़ा सा फोकस होइएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोरान, बहुत सारी चीजें इससे पूछी जाती हैं यार बोरान में। अब देखिए किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? BO3 3 माइनस, BO3 3 माइनस और B4O7 -2, B4O7 -2। बोरान BO3 -3 और B4O7 -2 के फॉर्म में। बोरान का और भी काम मैं बता जाऊं आपको। बोरान जो होता है वो अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम में काम करता है। मतलब कैल्शियम का अपटेक कराएगा, सेल्स की तरफ भेजेगा, और उसका यूटिलाइजेशन, अपटेक और यूटिलाइजेशन कराएगा। रहेगा दिमाग में। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट, और यहां से क्वेश्चन बनता है, सारे लोग प्लीज इधर आ जाएं, ध्यान दें थोड़ा सा, इधर देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट करता है, कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब अपटेक और यूटिलाइजेशन करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट कराएगा, तुरंत आपके दिमाग में एक बात आ गई कि सर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है स्टाउट एक्सेस, ठीक है। अनइवन थिकनेस ऑफ स्टेम किसकी वजह से होता है? अनइवन थिकनेस ऑफ स्टेम का मतलब हो गया कि जैसे किसी पेड़ में कहीं पे मोटा हो जाए तना और कहीं पे पतला हो जाए, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, अनइवन थिकनेस हो जाए स्टेम का। तो अनइवन थिकनेस होता क्यों है? जब बोरान का अमाउंट कम हो जाता है, जब बोरान का अमाउंट किसी प्लांट में कम हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट वहां पे इक्वली हो नहीं पाता है, तो अनइवन ट्रांसपोर्ट होने लगता है, अनइक्वल ट्रांसपोर्ट होने लगता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसकी वजह से अनइवन थिकनेस आने लगती है। तो इसकी वजह से एक बीमारी आ जाती है बोरान की कमी से। जब बोरान की कमी होगी तो एक बीमारी आ जाएगा स्टाउट एक्सेस, ठीक है। स्टाउट एक्सेस होता क्या है? अनइवन थिकनेस। किसी भी नाम से पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, आपको कर लेना है। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से इफेक्ट होता है? बोरॉन। और पूछा जाएगा स्टाउट एक्सिस किसकी वजह से होता है? अनइवन थिकनेस ऑफ स्टेम। या आपसे पूछा जाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी पूछ दिया जाएगा, तो दिमाग में रखिएगा इतनी सी बात। तो कैल्शियम का अपटेक और यूटिलाइजेशन कराएगा, और ये वाला इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट। मतलब अगर बोरान की कमी हो जाएगी तो स्टाउट एक्सिस हो जाता है, अनइवन थिकनेस ऑफ स्टेम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। मतलब प्लांट मोटा पतला होने लगता है, इक्वल नहीं रह जाता। दिमाग में रहेगी बात ना इतनी, ठीक है। अगली बात, पॉलन जर्मिनेशन में रोल प्ले है, और ये तो क्वेश्चन आ चुका है, आपने लगाया भी होगा। तो बोरॉन पॉलन जर्मिनेशन, सेल इलांगेशन में भी बोरॉन का रोल है, और सेल डिफरेंशिएशन में, सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल इलांगेशन और सेल डिफरेंशिएशन, तो बोरॉन का सारा फंक्शन एक बार फिर से मैं आपको बता जाऊं, और एक डिजीज भी मैंने बता दी। बोरॉन BO3-3 और B4O7-2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है वो दिमाग में रखना है। कैल्शियम +2 के अपटेक और यूटिलाइजेशन में रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट में इसका रोल है। कार्बो मतलब अगर बोरॉन का अमाउंट कम हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अनइक्वल होने लगता है, अनइक्वल होने लगेगा, स्टाउट एक्सिस बन जाएगा, अनइवन थिकनेस ऑफ स्टेम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे पॉलन जर्मिनेशन में, ये याद रखिएगा, पॉलन जर्मिनेशन, सेल इलांगेशन और सेल डिफरेंशिएशन, इतनी सी बात सारी दिमाग में रहेगी बात। उसके बाद एक और बीमारी आपको दिमाग में रखना है, ब्राउन हार्ट रॉट, ठीक है ना। एक तो स्टाउट एक्सिस हो गया और एक ब्राउन हार्ट रॉट, ठीक है ना। तो बोरॉन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? कैल्शियम के साथ अपटेक और यूटिलाइजेशन कैल्शियम का बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट कराता है, बोरॉन की कमी हो जाएगी, स्टाउट एक्सिस मतलब अनइवन थिकनेस ऑफ स्टेम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ब्राउन हार्ट रॉट इससे होता है। पॉलन जर्मिनेशन में बोरॉन का रोल होता है, सेल इलांगेशन और सेल डिफरेंशिएशन में इसका रोल होगा। रहेगी बात दिमाग में इतनी, कर लेंगे। बोरॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं फिर से एक बार कि आप अच्छे से बोरान को लर्न कर लीजिएगा। तो इतनी सी बात बोरान में आपको देखनी है। बोरान के बाद आ जाएगा मॉलिब्डेनम।
बोरान के बाद आ गया मॉलिब्डेनम। ठीक है, मॉलिब्डेनम ये मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। किस फॉर्म में? मॉलिब्डेट आयन, MoO2+2। MoO2+1, ठीक है ना? MoO2+2 के फॉर्म में मॉलिब्डेट आयन इसको बोलते हैं। तो किसी भी नाम से है, मॉलिब्डेट आयन MoO2+2 मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा मॉलिब्डेनम। अच्छा, मॉलिब्डेनम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मॉलिब्डेनम 2 नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने बोला था पिछले वेले कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका रोल होता है। तो आपको 2 एंजाइम आपको मिलेंगे, एक नाइट्रोजिनेज और एक नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। तो 2 आपको यहां से बीमारियां मिल गई, सॉरी 2 एंजाइम मिल गए जिनका ये एक्टिवेटर होता है, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। और मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा। अगली बात जो यहाँ पे हमें देखनी है मॉलिब्डेनम से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक बीमारी आपको, बहुत ही फेमस बीमारी है, विप्टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर। ये सारी चीजें हो गई। तो मॉलिब्डेनम में विप्टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर नाइट्रोजिनेस, ठीक है। तो ये मॉलिब्डेनम की बात हो गई। अब मॉलिब्डेनम के बाद अगला आ जाएगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, कैटायन एनायन बैलेंस करेगा और वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन पहले ही बता चुका हूं। तो अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, Cl-1। क्लोराइड आयन के बाद यहाँ पे ये एनायन कैटायन बैलेंस करेगा और यहाँ पे ये भी मैंने पहले बताया था ना कि ये जो Mn था उसके साथ मिलके वाटर स्प्लिटिंग करवाता है, तो वाटर स्प्लिटिंग करवाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे भी O2 इवॉल्व होगा, तो ये क्लोराइड आयन। तो ये मैंने बता दिया मॉलिब्डेनम, MoO2+2 मॉलिब्डेट आयन। नाइट्रोजिनेज नाइट्रेट रिडक्टेज, ये दोनों एंजाइम को ये एक्टिवेट करेगा। विप्टेल डिजीज से होता है मॉलिब्डेनम से, ये एक्स्ट्रा एक मैंने पॉइंट बता दिया। और क्लोराइड आयन एनायन कैटायन बैलेंस, वाटर स्प्लिटिंग, O2 इवॉल्व करेगा। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि मिनरल का डिटेल कि किसका क्या फंक्शन होता है और प्लांट में क्या रोल होता है, ठीक है। आइए 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा लेते हैं और डेफिशिएंसी सिम्टम पढ़ जाते हैं, ठीक है ना। डेफिशिएंसी सिम्टम कि किससे क्या होगा जल्दी से मैं बता जाता हूँ, खत्म हो जाएंगी चीजें। और आपको उसमें प्रॉब्लम रहती है किससे सर क्लोरोसिस होता है, किससे नेक्रोसिस होता है, सेल डिवीजन किससे डिले होता है, डिले फ्लावरिंग किससे होगी, इनहिबिशन सेल डिवीजन कैसे होगा, ये वो तमाम नौटंकी। तो आ जाइए बात कर लेते हैं उन सारी चीजों को। डेफिशिएंसी सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं बात करूंगा सबसे पहले एक टर्म की, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन, आइए समझते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप डेली 4 रोटी खाते हैं, ठीक है। आप डेली कितनी रोटी खाते हैं? 4 रोटी। 4 रोटी से आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट रहती है, आपका सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने अमाउंट कम कर दिया, 4 रोटी से कम कर दिया, मान लो अब रोज मैं आपको बस 2 रोटी दे रहा हूं, बताओ जरा जल्दी बताओ, क्या आपका नॉर्मल ग्रोथ रह जाएगा? आपकी ग्रोथ रिटार्डेड होने लगेगी, आपका हेल्थ गिरने लगेगा। बोलो बोलो, बताओ जरा जल्दी बताओ, क्या अगर 2 रोटी दिया जाए आप नॉर्मली ग्रो कर पाओगे? क्या आपका हेल्थ वैसे ही परफेक्ट रह पाएगा जैसे पहले था जब आप 4 रोटी खाते थे? ना ना। तो वो जो 4 रोटी है उसी को क्रिटिकल कंसंट्रेशन आपके लिए बोला जाएगा। मतलब समझिएगा, वो मिनिमम अमाउंट किसी मिनरल का, वो मिनिमम अमाउंट जिससे अगर कम किसी प्लांट को दिया जाए तो उसका ग्रोथ रिटार्ड होने लगेगा।
समझ में आ रहा है ना? जैसे आप 4 रोटी खाते थे, 4 रोटी से कम दिया गया तो आपका ग्रोथ रिटार्ड हो गया, तो 4 वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होगा। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी मिनरल बिलो विच इट अफेक्ट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब वो मिनिमम अमाउंट किसी भी मिनरल आयन का जिसके नीचे किसी भी प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड होने लगेगा। याद कर लेंगे तो ये सारी चीजें। अब एक बात और, क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बाद अगली बात कि कौन सा ऐसा है जो मोबाइल होगा और कौन सा इमोबाइल एलिमेंट होगा। मोबाइल एलिमेंट और इमोबाइल मतलब मिनरल लाइन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा मोबाइल और कौन सा इमोबाइल होगा, और इनसे जुड़ी बीमारियां आप समझिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले इमोबाइल की, इमोबाइल में हम बस एक ही नाम पढ़ते हैं, कैल्शियम का, ठीक है ना। और इमोबाइल और मोबाइल किसके बेस पे बोला जाता है, मतलब इमोबाइल है, ये मूव नहीं कर पाता, मतलब ओल्डर टू यंगर नहीं जाता, ये ओल्डर से यंगर में नहीं जाता, ठीक है ना। ओल्डर अपने पास ही रखे रहता है कैल्शियम को, यंगर को नहीं देता, जैसे कि नॉर्मल इंसानों में भी होता है। हमारे जो पूर्वज होते हैं, जैसे दादा ने पापा को, पापा हमें अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते चले जाते हैं, ठीक है ना, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते चले जाते हैं। तो वैसे ही प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स के जो ओल्डर पार्ट होते हैं, सेनिसाइड पार्ट होते हैं, जो मरने वाले होते हैं, जो बूढ़े होते हैं पार्ट, वो यंगर को ट्रांसफर करते चले जाते हैं अपने मिनरल आयन, लेकिन कैल्शियम का ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं क्योंकि कैल्शियम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें ये मूव करा देगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर कोई इमोबाइल एलिमेंट है तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम या बीमारी सबसे पहले किस में आएगी, यंगर में, क्योंकि इसके पास तो है ही कैल्शियम, यंगर में अपीयर होगी। तो डेफिशिएंसी सिम्टम इमोबाइल की वजह से इसमें आएगा, यंगर में। और अगर मोबाइल है कोई, अब मोबाइल कौन कौन से एलिमेंट है आपको याद नहीं करना, क्योंकि कैल्शियम को छोड़ के सारे मोबाइल ही हैं, तो याद नहीं करना है। मैं फिर से बता जाऊं, कैल्शियम को छोड़ के मोबाइल में आपको कुछ भी नहीं याद करना है, सीधे सीधे आप आ जाइए मोबाइल में। और मोबाइल की मैं बात करूं जो यहाँ पे ओल्डर यंगर को ट्रांसफर करेगा। अब देखो, देखना जरा ध्यान से देखो, ओल्डर अपना सारा यंगर को दे दे रहा है। यार ये बूढ़ा आदमी जवान को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, इसके पास तो कमी हो गई ना, बोलो। तो अगर मोबाइल की वजह से मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिशिएंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इन दोनों पे कि मोबाइल एलिमेंट की अगर डेफिशिएंसी हुई तो डेफिशिएंसी सिम्टम किस में सबसे पहले आएगा, यंगर में या ओल्डर में। यार ओल्डर ने तो अपना सारा इसको दे दिया, तो इसके पास तो है ही मौजूद वो, तो ओल्डर में डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले आएगा मोबाइल की वजह से, और इमोबाइल की वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले यंगर में आएगा। रहेगी बात ना इतनी दिमाग में। अब यहां से ये क्वेश्चन आ ही चुका है कि कैल्शियम अकेला ऐसा है होता है जो कि क्या होता है, इमोबाइल होता है, बाकी सबके सब मोबाइल। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे वो ये पूछ दिया जाएगा कि मोबाइल कौन सा है, कैल्शियम, क्यों, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है इस वजह से, मतलब ये ओल्डर से यंगर की तरफ मूव नहीं कर पाता, ओल्डर अपने पास ही रखा रहता है। तो इमोबाइल की वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर इन यंगर, मोबाइल की वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम ओल्डर में आएगा सबसे पहले, ठीक है, दिमाग में रहेगी बात। अब आ जाओ हम बात कर लेते हैं कुछ और बीमारियों की। हम डेफिशिएंसी सिम्टम पढ़ रहे हैं, अब डेफिशिएंसी सिम्टम में हम कुछ बीमारियां पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट खत्म हो गया तो येलोइंग हो जाएगी, येलोइंग ऑफ लीफ। तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, क्लोरोसिस दे दे, लॉस ऑफ क्लोरोफिल दे दे, या येलोइंग ऑफ लीफ, किसकी वजह से होता है। तो आपको किताबों में दिए हुए हैं, आपको याद करना पड़ता है, वो आपको मैं फिर से बता जाऊं, एक न्यूमोनिक्स बता रहा हूं छोटा सा, आपको वो न्यूमोनिक्स याद कर लेना है। मोना कल फिर से मांगी मंजन, फिर से सुनिएगा, मोना कल
फिर से मांगी मंजन। मोना कल फिर से मांगी मंजन। ठीक है, मोना समझिएगा आपकी एनसीईआरटी क्या क्या कह रही है। मोना कल फिर से मांगी मंजन। देखिएगा, मोना कल फिर से मांगी मंजन, इससे होगा क्लोरोसिस। ठीक है, दिमाग में रहेगा, याद कर लीजिएगा, याद करना पड़ता है। और आपका तमाम वो रहता है कि सर एक ही साथ पूरा मिक्स होने लगता है, दिमाग बिल्कुल पागल हो जाता है। तो मैं फिर से बता जा रहा हूँ, निमोनिक से याद रहेगा तो एग्जाम में ऑप्शन कुछ भी आए आप कर ले जाओगे। बड़े बड़े ऑप्शन इसके बनाए जाते हैं तो आप कर ले जाओगे इनमें से कौन कौन से हैं जो क्लोरोसिस काज करते हैं। मोना कल फिर से मांगी मंजन। ठीक है, उसके बाद अगला नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू की डेथ हो जाए। ठीक है ना, डेथ ऑफ टिश्यू। और अगर नेक्रोसिस की बात करूं तो ये किससे किससे होता है वो मैं बता जाऊं। देखिएगा, इसके लिए एक न्यूमोनिक्स में बता रहा हूं। कुमकुम का मजनू कौन? कुमकुम का मजनू कौन? कुमकुम कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का मजनू कौन? कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, याद रहेगा। तो देखिए, दो मैंने आपको न्यूमोनिक्स बता दी। लॉस ऑफ क्लोरोफिल, मोना कल फिर से मांगी मंजन, नेक्रोसिस डेथ ऑफ टिश्यू। कुमकुम का मजनू कौन? कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। उसके बाद ये मैं मिटा रहा हूं, दो चीजें और। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिले इन फ्लावरिंग, डिले इन फ्लावरिंग। तो देखिएगा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फ्लावरिंग से, फ्लावरिंग थोड़ा लेट भी हो गया, काम चलेगा, लेकिन अगर सेल डिवीजन लेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फैक्टर, ज्यादा एलिमेंट इसके लिए आ जाएंगे, जैसे कि नकस्मो, याद रखिएगा, ऐसे ही आसान है, नकस्मो देखिएगा। और यहां पे आ जाएगा नस्मो, मतलब नस्मो, नाइट्रोजन सल्फर मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने डेफिशिएंसी सिम्टम बता दिया और मैंने आज आपको मिनरल का डिटेल बताया। ये पार्ट ऐसा होता है जिसमें आप काफी बोर होते हो पढ़ते वक्त, तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें आपके रिवीजन में। इसके बाद हम टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे कि कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल है, और उसके बाद नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ओके, थैंक यू।